Welcome to Sanjay Gudawat IIT and Medical Academy. Myself Satyen Singh, Senior Chemistry Faculty. Today I am going to start chemical bonding. So today is my first lecture and the introduction part is there. First, what is chemical bonding? Chemical bonding होता क्या है? तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है वो है केमिकल बॉन्डिंग। तो केमिकल बॉन्डिंग किसको कहते हैं? केमिस्ट्री में सबसे पहले अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या कोई भी कंपाउंड पढ़ते हो तो हमें सबसे पहले देखना है कि जो दो एटम आपस में कंबाइंड हो रहे हैं कैसे हो रहे हैं। जैसे मैंने एक चीज़ ये ली, सेकंड ये लिया, अब ये दोनों कंबाइंड हो रहे हैं लेकिन ये फिक्स नहीं है। क्यों नहीं फिक्स है? क्योंकि इसके बीच में कोई स्पेशल फोर्स नहीं काम कर रहा है। तो इस तरीके से आज हमें समझेंगे कि दो एटम या दो चीज़ों के बीच में कौन सा फोर्स काम करता है या किस तरीके से दो चीज़ आपस में कनेक्ट होती है। तो फर्स्ट, व्हाट इज़ केमिकल बॉन्डिंग? होता क्या है? केमिकल बॉन्डिंग क्या होता है? केमिकल बॉन्डिंग इज़ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। एक फोर्स होता है विच होल्ड द एटम्स टुगेदर विद इन स्टेबल मॉलिक्यूल्स। अगर कोई एक स्टेबल मॉलिक्यूल है, जैसे सपोज करो NaCl, NaCl है, तो ये स्टेबल मॉलिक्यूल है। इसमें स्टेबल मॉलिक्यूल में Na और Cl एक दूसरे से किस बॉन्ड के थ्रू कंबाइंड है या कौन सा फोर्स लग रहा है या ये दोनों एक दूसरे से किस तरीके से कंबाइंड है, आज हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। तो पहले केमिकल बॉन्ड है क्या? केमिकल बॉन्ड है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि सोडियम और ये क्लोरीन, इन दोनों के बीच में एक फोर्स काम कर रहा है विच होल्ड द एटम्स टुगेदर, जो इन दोनों को क्या कर रहा है, एक साथ होल्ड करके रख रहा है विद इन स्टेबल मॉलिक्यूल्स। एक स्टेबल मॉलिक्यूल में क्या कर रहा है, इसको होल्ड करके रख रहा है। इसे हम कहते हैं केमिकल बॉन्डिंग। अगर कोई भी दूसरा कंपाउंड लेते हैं, जैसे हाइड्रोजन है एंड ऑक्सीजन है, तो वाटर अगर हमने बनाया है H2O, तो इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में कौन सा बॉन्ड है या किस फोर्स के थ्रू ये एक दूसरे से कंबाइंड है या कौन सा ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके बेस पे हम इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं केमिकल बॉन्डिंग में। तो केमिकल बॉन्डिंग द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एक ऐसा फोर्स है दो एटम्स के बीच में जो क्या करता है, इनको होल्ड करके रखता है एक साथ। अगर मैंने इन दोनों को होल्ड करके रखा, ये रुकेंगे नहीं। क्यों? इसके बीच में कोई फोर्स काम नहीं कर रहा। तो इसको यही केमिकल बॉन्डिंग क्या है, कौन सा फोर्स होगा जो इन दोनों को आपस में कनेक्ट करके रखेगा, होल्ड करके रखेगा, दैट इज कॉल्ड केमिकल बॉन्डिंग। तो केमिकल बॉन्डिंग का मतलब इन जनरल हम क्या कहेंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। एक फोर्स है, क्या कह सकते हैं इसके लिए, एक बॉन्ड है जो दो एटम को आपस में कंबाइन करता है। सेकेंड पार्ट इसमें यह है कि ये कंबाइन कैसे हो रहा है, ये कंबाइन कैसे हो रहा है, कंबाइन क्यों कर रहे हैं इसे। तो इसमें कंबाइन करने का रीज़न क्या है, क्यों एटम आपस में एक दूसरे से कंबाइन करते हैं। तो उससे पहले हम इसके मेन पॉइंट्स पढ़ते हैं कुछ। जैसे पहला, ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। एक्सोथर्मिक प्रोसेस का मतलब यहाँ पे हीट रिलीज होती है। सेकेंड इज पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस, जो एटम की एनर्जी है वो लगातार क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। थर्ड वन इज स्टेबिलिटी इंक्रीज, जो स्टेबिलिटी है मॉलिक्यूल की वो बढ़ जाती है। एटम है और मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल की एनर्जी हर हमेशा ज़्यादा होगी, मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू एटम। तो जो स्टेबिलिटी है, स्टेबिलिटी वो मॉलिक्यूल की ज़्यादा होगी एटम से। और फोर्थ पॉइंट है कि जब केमिकल बॉन्ड बनता है तो केमिकल बॉन्ड बनने में दो फोर्स हर हमेशा काम करते हैं, एक होता है अट्रैक्टिव फोर्स और एक होता है रिपल्सिव फोर्स। ये दोनों काम करते हैं, लेकिन बॉन्ड बनेगा कब, जब दोनों के दोनों फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स इक्वल टू रिपल्सिव फोर्स, जब ये दोनों के दोनों इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे, दोनों के दोनों इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे, तो दिस फोर्स देन केमिकल बॉन्ड इज फॉर्म्ड। जैसे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन को हमने कंबाइन किया, H2 बन गया। इसमें कितनी हीट निकल रही है, 434.72 किलो जूल हीट यहाँ से रिलीज हो रही है। ऐसे क्लोरीन को अगर हम देखते हैं, Cl प्लस Cl गिव Cl2, कितनी हीट रिलीज हो रही है,
239.1 किलो जूल। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, किसकी एनर्जी ज़्यादा थी, इसकी एनर्जी ज़्यादा है, ये हाई एनर्जी वाले हैं। और हाई एनर्जी के बाद जैसे ही बॉन्ड फॉर्मेशन होता है तो ये क्या होगा, एक्सोथर्मिक, यानी यहाँ पे हर हमेशा क्या होगी, हीट इज रिलीज्ड। हीट यहाँ पे क्या होगी, रिलीज हो जाएगी, हीट निकलेगी बाहर। तो ये हाई एनर्जी था, जैसे ये मॉलिक्यूल बना, हाई एनर्जी जो एटम था, एटम की एनर्जी ज़्यादा होती है, जैसे ही ये मॉलिक्यूल बना इसकी एनर्जी क्या हो गई, लेस एनर्जी, इसकी एनर्जी कम हो गई पहले के कंपैरिजन में। तो जैसी एनर्जी इसकी कम होगी तो यहाँ से क्या हुआ, ये हीट यहाँ से रिलीज हो जाएगी। तो हीट रिलीज क्यों हुई, क्योंकि जो एटम होता है उसकी एनर्जी ज़्यादा होती है। इसीलिए कौन सी प्रोसेस है ये, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। इसमें एटम की एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज होती जाती, और स्टेबिलिटी क्या होती जाती है, इंक्रीज, क्योंकि मॉलिक्यूल बन गया तो मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी हमेशा ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू एटम। और यहाँ पे दोनों फोर्स काम करते। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है कि एटम आपस में कंबाइन क्यों करते हैं, उसका रीज़न क्या है। अभी हमने डिस्कस कर लिया था इससे पहले भी कि एटम है, ज़रूरत क्या है कि Na को रिएक्शन करने की, या ज़रूरत क्या है Cl को रिएक्शन करने की, या किसी मॉलिक्यूल को रिएक्शन करने, किसी एटम को रिएक्शन करने की ज़रूरत क्या है। एटम अपने आप में है लेकिन उसको रिएक्शन करने की या कंबाइन होने की ज़रूरत क्यों है। तो उसका आंसर है कि सबसे पहली बात क्या है कि एटम की स्टेबिलिटी बहुत कम होती है। एटम्स आर लेस स्टेबल एंड मोर एनर्जेटिक। मोर एनर्जेटिक मीन्स मोर रिएक्टिव, ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। मोर रिएक्टिव ज़्यादा होते हैं, क्यों, क्योंकि एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, तो स्टेबिलिटी बहुत कम होती है। और सेकंड इज, अब हमें पता कैसे चलेगा, तो सेकंड है टू अटेन स्टेबिलिटी बाय अचीविंग नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। हम लोग क्या समझते हैं कि स्टेबिलिटी कैसे आएगी, जैसे कोई मॉलिक्यूल है, सोडियम है, अब सोडियम है एटम, हम कह रहे हैं कि इसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा है, यानी ये अनस्टेबल है, हाईली रिएक्टिव है। तो हमें पता कैसे चला कि ये रिएक्टिव है। और दूसरा है कि स्टेबिलिटी को अटेन करने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए क्या है, बाय अचीविंग नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। हमें देखना है कि सोडियम के साथ कौन सा ऐसा नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है जो इसके सबसे पास है। तो हमने क्या देखा, इसके सबसे पास है नियॉन। नियॉन का होता है 2 and 8, यानी कि सोडियम को एक इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ेगा, किसके लिए, नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करने के लिए। तो अगर ये इस कॉन्फ़िगरेशन में आ जाता है तो हम कहेंगे ये स्टेबल है। तो स्टेबल इसीलिए एटम आपस में रिएक्ट करते हैं, नहीं तो एटम को ज़रूरत ही नहीं थी रिएक्शन करने की। रिएक्शन करने की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि वो भी चाहता है कि वो स्टेबिलिटी अटेन करे, उसको वो स्टेबल बन जाए। अगर वो स्टेबल ही नहीं बनेगा तो उसको रिएक्शन, अगर वो स्टेबल है तो उसको रिएक्शन करने की ज़रूरत नहीं है। अब कौन स्टेबल है, नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, ये स्टेबल हैं। तो हर कोई चाहता है स्टेबल होना। जैसे आप लोग पढ़ाई कर रहे हो, तो पढ़ाई क्यों कर रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में स्टेबल बन जाओ, एक अच्छे जगह पे पहुंचोगे, स्टेबिलिटी आ जाएगी। अभी आप क्या हो, लेस स्टेबल हो, मोर एनर्जेटिक हो। जैसे आप पढ़ाई करोगे, अच्छी जगह पे पहुंच जाओगे, आप क्या हो जाओगे, मोर स्टेबल हो जाओगे। तो यहाँ पे भी क्या होता है कि नोबल गैस जो कॉन्फ़िगरेशन है, जैसे हीलियम का होता है एटॉमिक नंबर 2, तो ये फुली फिल्ड है, इसको, ये हाईली स्टेबल है, इसको ज़रूरत नहीं है कंबाइंड होने की। क्यों, क्योंकि पहले से स्टेबल है। तो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि जो कोई भी एटम होता है, एटम क्या करता है, एटम इलेक्ट्रॉन को लूज क्यों कर रहा है, क्योंकि वो नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करने के लिए। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव क्यों करना चाहता है, ताकि वो क्या बन जाए, स्टेबल बन जाए। नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल क्यों है, क्योंकि कंप्लीटली फिल्ड है। ये क्या है, यहाँ पे कंप्लीटली फिल्ड है ये। तो अगर ये कंप्लीटली फिल्ड होंगे तो इसको अब इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत नहीं रही। क्यों, क्योंकि कंप्लीटली फिल्ड है। इसीलिए एटम्स कंबाइन करते हैं और नोबल गैस कंबाइंड नहीं करते। क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि स्टेबल होते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे।
कि नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को, अगर हमें नोबल गैस को अचीव करना है तो हमें पता होना चाहिए कि नोबल गैस कौन कौन से हैं। तो हमारे पास नोबल गैस कौन से हैं? हीलियम। हीलियम का आउटरमोस्ट शेल कंप्लीट है। इसके बाद कौन सा नंबर आएगा? नियॉन का। नियॉन है एटॉमिक नंबर 10, 28, कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट है। उसके बाद कौन आया? Ar, आर्गन, इसका 18 है, 288, ये भी कंप्लीट है, फुली फिल्ड है, इसको ज़रूरत ही नहीं है कंबाइंड होने की। इससे है क्रिप्टॉन 36, 288, ये भी कंप्लीटली फिल्ड है। तो जो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है तो हर एक एटम क्या चाहेगा? इसके पास आना चाहेगा। क्यों? क्योंकि ये हाईली स्टेबल है। स्टेबल क्यों है? तो दे आर मोस्ट स्टेबल, मोस्ट स्टेबल है। स्टेबल क्यों है? क्योंकि ये फुली फिल्ड है, इनको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत नहीं है। तो ये क्या है आपका? फुली फिल्ड है, फुली फिल्ड। तो जब फुली फिल्ड होंगे इसको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है ही नहीं, इसीलिए ज़्यादा स्टेबल है। तो हर कोई एटम इनके जैसा बनना चाहेगा, हर कोई एटम इनके जैसा बनना चाहेगा। तो ऐसे जिनॉन का होता है 54, 2, 8, 18, 18, 8, तो लास्ट में 8 आ गया, फुली फिल्ड है। ऐसे रेडॉन है आपका 86, 2, 8, 18, 32, 18, 8, और लास्ट है 118 का 2, 8, 18, 32, 32, 18 और 8। तो हर कोई एटम का एक क्या है? ख्वाब होता है कि वो स्टेबल बन जाए, और स्टेबल बनने के लिए उसे क्या बनना पड़ेगा? नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करना पड़ेगा। तो जो नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है अगर वो उसे अचीव करता है तो वो हाईएस्ट स्टेबल बन जाता है, मोस्ट स्टेबल बन जाता है। इसीलिए कोई भी एटम आपस में कंबाइन करता है। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट कि अगर हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सा नियरेस्ट कहाँ पे है, तो उसके लिए क्या था? एक कौशल एंड लेविस ने एक दूसरा तरीका निकाला। इन्होंने कहा कि अगर आपको सपोज करो नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन का पता नहीं चल रहा है, हमें पता कैसे चलेगा इसके नियरेस्ट कौन सा है? सपोज हमें ध्यान में नहीं आ रहा, तो फिर हम क्या करेंगे? तो उन्होंने कहा कि एक और तरीका है, कौशल एंड लेविस ने इन्होंने कहा एक और तरीका है जिससे हम क्या कर सकते हैं? नियरेस्ट यानी स्टेबल बन सकते हैं। तो स्टेबल बनने के लिए एक और थ्योरी दी गई थी, कौशल लेविस थ्योरी। इसका एक और नाम है इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंसी, या इसे और कहते हैं केमिकल बॉन्ड थ्योरी या मॉडर्न थ्योरी ऑफ वैलेंसी। तो मेन ये जो फेमस है नाम वो है कौशल एंड लेविस थ्योरी। तो यहाँ पे कौशल एंड लेविस ने क्या बोला? कौशल एंड लेविस ने क्या बोला? इन्होंने कहा कि देखो, अभी हमने पूरा नोबल गैस की स्टडी करके देखा, तो हमने उसमें क्या देखा? हमने ये देखा नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में कि हर एक एटम के लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन आ रहा है। हर एक एटम के जो नोबल गैस है उसके लास्ट में आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ रहा है। तो हर एक के लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? हमें ये जानने की ज़रूरत नहीं है कि नोबल गैस सामने वाला कौन है। हम एक चीज़ पे काम कर सकते हैं, और वो क्या कर सकते हैं कि लास्ट में अगर 8 इलेक्ट्रॉन आ जाए तो इसका मतलब वो क्या है? नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर लेगा। तो यहाँ से उन्होंने कंक्लूजन निकाला कि उन्होंने पूरी नोबल गैस की स्टडी करके देखा, और उन्होंने क्या देखा कि जितने भी नोबल गैस थे उसके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। तो उन्होंने इसी बेस पर इसको सारा देखते उन्होंने क्या किया? एक लॉ बना दिया इस पर, उसको कहा जाता है ऑक्टेट रूल। तो उन्होंने उसके लिए बोला ऑक्टेट रूल। उन्होंने कहा कि जो हर एक एटम है उसके आउटर मोस्ट सेल में, आउटर मोस्ट एनर्जी लेवल में या आउटर मोस्ट सेल में क्या होना चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। जिस एटम के लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन है वो स्टेबल है। जैसे कोई भी एटम हम ले लेंगे, अभी हम लेते हैं क्लोरीन को, क्लोरीन के बाहर कितने होते हैं? 2, 8 एंड 7। तो इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है। तो यहाँ से हमें पूरा ये नहीं देखना पड़ेगा कि इसके सामने वाला नोबल गैस कौन सा है। हम क्या करेंगे कि हम ये देख सकते हैं कि लास्ट वाले जो आउटर मोस्ट सेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, उसके बेस पे हम डिसाइड कर सकते हैं। अब इसके पास 2 ऑप्शन है, या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा और या फिर ये 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा।
अगर इससे अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो इसके पास दो कंडीशन है। पहली कंडीशन 7 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे और सेकंड कंडीशन 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। तो कौन सा ज़्यादा बेटर है? 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करना। तो ये क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और Cl माइनस चार्ज आ जाएगा। ऐसी अगर कोई दूसरा आइटम लेते हैं हम लेते हैं फॉस्फोरस को। फॉस्फोरस क्या होता है? 2, 8 एंड 5, यानी इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 15 होता है। तो अब हमने क्या देखा कि लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? लास्ट में 5 इलेक्ट्रॉन है। अब इसे 8 करने के लिए, क्योंकि हमने कहा ऑक्टेट टूल, यानी लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अब 8 इलेक्ट्रॉन को अचीव करने के लिए क्या करेगा ये? इसके पास दो कंडीशन है फिर से, या तो ये 5 इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा और या फिर ये 3 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। तो इसके पास दोनों ऑप्शन है, या तो ये 5 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दे या फिर ये 3 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, जिससे ये क्या करेगा? ऑक्टेट रूल को फॉलो करेगा। यानी उन्होंने क्या बोला कि इस कंडीशन में ये क्या कर सकता है, अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो बन जाएगा P3 माइनस फॉस्फाइड आयन, और इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2, 8 एंड 8। यानी कि ये ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि ऑक्टेट रूल की वजह से इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा आ रही है। एटम इज़ मोर एनर्जेटिक और लेस स्टेबल। लेकिन जैसे इसने ऑक्टेट कंप्लीट किया वैसे इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो हर एक एटम चाहता है कि वो स्टेबल बन जाए। तो इसीलिए उन्होंने एक रूल दिया था, इसे बोला जाता है ऑक्टेट रूल। इसके बाद सेकंड पॉइंट आया कि बहुत कुछ एटम ऐसे देखे गए जो ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर सकते। अब अगर वो ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर सकते हैं तो उसके लिए एक रूल बना, उसे बोला जाता है डुप्लेट रूल। ये कैसे हैं? जैसे अभी हम देखेंगे, डिस्कस करेंगे। ये जैसे हीलियम है, तो हीलियम के लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन। अब हीलियम के लास्ट में 2 है, अब ये 8 को अचीव नहीं कर सकता। अगर इसे 8 चाहिए तो इसको 6 इलेक्ट्रॉन ऐड करना पड़ेगा, तो 8 हो जाएगा, जो पॉसिबल नहीं था। तो फिर इन्होंने क्या किया कि कुछ एलिमेंट के लिए क्या किया, एक रूल बनाया इसके बेस पे, हीलियम के बेस पे। क्यों? क्योंकि हीलियम के बाहर कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2 इलेक्ट्रॉन है। तो इन्होंने कहा इसके लिए हम क्या करते हैं, एक और रूल बनाते हैं, उसका नाम रख दिया डुप्लेट रूल। डुप्लेट रूल का मतलब क्या हुआ? डुप्लेट रूल का मतलब हुआ कि आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। कौन कौन से? जैसे कौन कौन से डुप्लेट रूल को फॉलो करेंगे? केवल हाइड्रोजन, हीलियम और लिथियम। इसके अलावा डुप्लेट रूल किसी के लिए फॉलो नहीं होता। तो हाइड्रोजन के बाहर कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन। अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो ये बनेगा हाइड्राइड आयन, और हाइड्राइड आयन बनेगा तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो ये स्टेबल हो जाएगा। तो हाइड्राइड आयन 2 इलेक्ट्रॉन। और इसके अलावा कौन है? हीलियम। हीलियम तो क्या है? ऑटोमेटिकली नोबल गैस है। तो अगर ये नोबल गैस है तो इसके बाहर कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास है और ये नोबल गैस है, तो ये स्टेबल है। ऐसी लिथियम। लिथियम क्या होता है? एटॉमिक नंबर 3, यानी 2 एंड 1। तो अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा तो बन जाएगा Li+। तो जनरली उन्होंने क्या बोला कि जो डुप्लेट रूल होता है ये सबके लिए फॉलो नहीं होता, लेकिन ऑक्टेट रूल इनको छोड़ के सबके लिए फॉलो है। जितने भी एलिमेंट और हैं वो ऑक्टेट रूल को फॉलो करेंगे, लेकिन कुछ एलिमेंट जैसे हाइड्रोजन, हीलियम और लिथियम किसको फॉलो करेंगे? ये करेंगे डुप्लेट रूल को। इसके लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन आने चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन आने चाहिए। तो समझ में आ गया होगा कि डुप्लेट रूल किसके लिए अप्लाई होता है। तो आंसर होगा ओनली हाइड्रोजन, हीलियम एंड लिथियम। इसके अलावा और किसी के लिए फॉलो नहीं होता। लेकिन ऑक्टेट रूल किसके लिए फॉलो होगा? तो जितने भी एलिमेंट हैं उसके लिए ऑक्टेट रूल फॉलो होता है। हम आगे कुछ इसके डिमेरिट्स पे डिस्कस करेंगे कि कहाँ कहाँ पे ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं होता, लेकिन मैक्सिमम जगह पे ऑक्टेट रूल को हम मानते हैं। तो
ऑक्टेट रूल अभी मैंने डिस्कस कर दिया था। जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के बाहर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8। तो 8 का मतलब हम लिखते हैं 2 and 6। तो इसके बाहर कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 6। तो 8 आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है? अगर इसे 8 इलेक्ट्रॉन करना है यानी ऑक्टेट रूल को फॉलो करना है तो इसे कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होगी? तो इसके बाहर 6 हैं यानी कि इसे 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करने के बाद O2- बन जाएगा यानी O2 and 8। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा कि ऑक्टेट रूल का मतलब क्या है। ऑक्टेट रूल का मतलब हुआ कि जो आपका वैलेंस सेल है या जो आउटर मोस्ट सेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन। और डुप्लेट रूल आपको समझ में आ गया होगा। डुप्लेट रूल का मतलब क्या होता है कि जो आउटर मोस्ट सेल है, जो मेरा सबसे लास्ट वाला सेल है या वैलेंस सेल भी कह सकते हैं इसको हम लोग, तो आउटर मोस्ट सेल या हम इसे कहते हैं वैलेंस सेल। तो वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? तो वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन होने चाहिए 2। डुप्लेट का मतलब 2 और ऑक्टेट का मतलब 8। तो ये समझ में आ गया होगा आपको कि डुप्लेट रूल क्या है, ऑक्टेट रूल क्या है। इसको किसने दिया था? कॉसेल एंड लेविस ने इसको दिया था, डुप्लेट रूल एंड ऑक्टेट रूल। अब आता है केमिकल बॉन्ड के टाइप्स। किस किस तरीके से बॉन्डिंग हो सकती है, कौन कौन तरीका? जैसे अभी हमने डिस्कस किया, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हमारे पास होते हैं, बहुत सारे वैरायटी हमारे पास है। तो कौन कौन से बॉन्ड पॉसिबल हैं, कितने टाइप के केमिकल बॉन्ड हो सकते हैं? तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, केमिकल बॉन्डिंग के हमने क्या किया, इसको 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। एक है इंटर एटॉमिक मॉलिक्यूल। इंटर एटॉमिक मतलब एटम के बीच में जो फोर्स लग रहा है, एटम के बीच में, जैसे अभी हमने क्या, सोडियम और Cl, इसके बीच में जो फोर्स लग रहा है ये क्या आपका इंटर यानी 2 एटम के बीच में जो फोर्स लग रहा है। द फोर्स एग्जिस्ट बिटवीन 2 एटम। The force exists, the force exert between 2 एटम। जो 2 एटम के बीच में फोर्स लग रहा है, 2 एटम के बीच में से सोडियम और इसके बीच में जो फोर्स लग रहा है उसे कहते हैं इंटर एटॉमिक फोर्स। जैसे हमने वाटर बनाया तो H2O में किस किस के बीच में फोर्स लगेगा? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में जो फोर्स लग रहा है दैट इज इंटर एटॉमिक फोर्स, यानी एटम के बीच में जो फोर्स लग रहा है उसे कहेंगे इंटर एटॉमिक फोर्स। तो ये कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग फोर्स माना जाता है, इसको हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग फोर्स। और इसकी जो कैपेसिटी जितनी होती है वेरिएबल होती है हर एक के लिए, लगभग अप्रॉक्सीमेट 200 किलो जूल पर मोल के आसपास होती है। तो इंटर एटॉमिक फोर्स मतलब 2 एटम के बीच में जो फोर्स लग रहा है उसे बोलेंगे इंटर एटॉमिक फोर्स। ये स्ट्रॉन्ग होता है और इसका जो रेंज होता है वो 200 किलो जूल पर मोल के आसपास होता है। सेकेंड वैरायटी आती है इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स, यानी मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स लग रहा है तो ये वीक फोर्स होता है। जो मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स होगा वो वीक फोर्स होता है। जो एटम के बीच में फोर्स होता है, अब मॉलिक्यूल जैसे एक मॉलिक्यूल हो गया H2O, दूसरा मॉलिक्यूल हो गया H2O। अब इन दोनों मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स लग रहा है, जो 2 मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स लग रहा है उसे कहेंगे हम लोग इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स, यानी मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स है। और इंटर एटॉमिक फोर्स यानी जो एटम के बीच में जो फोर्स है उसे कहेंगे हम लोग इंटर एटॉमिक फोर्स। स्ट्रॉन्ग कौन सा होता है? इंटर एटॉमिक फोर्स स्ट्रॉन्ग होता है। वीक कौन सा होता है? इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स वीक होता है। क्यों? क्योंकि एक मॉलिक्यूल ही है, एक मॉलिक्यूल के इसके बीच में कोई स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं बन पाता, इसीलिए वीक होता है। एटम के बीच में क्या होता है? स्ट्रॉन्ग फोर्स बनेगा। और मॉलिक्यूल के बीच में क्या बनेगा? वीक फोर्स। अगर कोई भी आपने मॉलिक्यूल उठा लिए, 2 मॉलिक्यूल हमने कोई भी उठा लिए, CO2 और एक दूसरा उठा लिया CO2, अब इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा वो कौन सा फोर्स होगा? वीक फोर्स होगा। उसकी ताकत ज़्यादा नहीं होगी, वो स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, होगा वीक। उसका रेंज कितना है? लगभग 2 से 42 किलो जूल पर मोल। ये वेरी करता है बहुत ज़्यादा। तो 2 से 42 किलो जूल पर मोल। तो 2 तरीके के फोर्स देखे हमने,
एक देखा इंटर एटॉमिक फोर्स, दैट इज इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। अब ये कौन कौन से होते हैं इसको हम डिस्कस करते हैं कि इंटर एटॉमिक फोर्स में कौन कौन से आएंगे और इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स में कौन कौन से आएंगे। तो हम देखते हैं आगे। अब देखिए स्ट्रॉन्ग फोर्स है हमारा जो इंटर एटॉमिक फोर्स है, इसमें कौन से आएंगे, आयनिक बॉन्ड, दैट इज सेकंड इज कोवैलेंट बॉन्ड, थर्ड इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड एंड फोर्थ इज मेटेलिक बॉन्ड। स्ट्रॉन्ग फोर्स में आयनिक बॉन्ड मतलब जो आयंस के बीच में बॉन्ड लग रहा है, जैसे Na+Cl-, तो आयंस के बीच में जो फोर्स होता है दैट इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड। जैसे दूसरा एग्जांपल CaCl2, इसमें क्या होगा Ca2+ और Cl-। अब इन दोनों के बीच में कोई फोर्स लगेगा, यानी आयंस के बीच में कोई फोर्स लग रहा है। जो फोर्स किसके बीच में लग रहा है, आयंस के बीच में, उसे कहेंगे आयनिक बॉन्ड। तो ये स्ट्रॉन्ग होगा, प्लस और माइनस के बीच में क्या होगा, फोर्स अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, तो इसलिए ये स्ट्रॉन्ग की कैटेगरी में आता है। दैट इज सेकेंड इज कोवैलेंट बॉन्ड। अब कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, कोवैलेंट का मतलब जैसे अभी हमने बनाया था CO2, तो ऑक्सीजन और कार्बन, अब इन दोनों के बीच में, किसके बीच में, कार्बन के बीच में, और सेकंड इज ऑक्सीजन के बीच में, तो इन दोनों के बीच में कौन सा फोर्स लग रहा है, जो फोर्स लगेगा हम उसे कहेंगे कोवैलेंट बॉन्ड। तो ये भी स्ट्रॉन्ग है आपका, ये टूटता नहीं है। तो स्ट्रॉन्ग में कौन सा आएगा, थर्ड वन इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड का मतलब क्या होता है, जैसे आपने एक ग्रुप बनाया, इसके पास एक लोन पेयर है, ये अपना एक लोन पेयर क्या करेगा, दूसरे को डोनेट कर देगा, शेयरिंग दोनों करेंगे, शेयरिंग दोनों करेंगे, लेकिन क्या करेगा, डोनेट कंट्रीब्यूशन एक करेगा, कंट्रीब्यूशन एक करता है, डोनेट दोनों करते हैं, उस बॉन्ड को कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी क्या होता है, स्ट्रॉन्ग माना जाता है। अब हालांकि इसको मर्ज कर दिया है कोवैलेंट के साथ, तो कोऑर्डिनेट को हमने किससे साथ मर्ज कर दिया है, कोवैलेंट के साथ। कोऑर्डिनेट को हम डेटिव बॉन्ड भी कहते हैं, डेटिव बॉन्ड। और फोर्थ पॉइंट इसमें आता है मेटेलिक बॉन्डिंग। मेटेलिक बॉन्ड किसको कहेंगे, जो मेटल के बीच में लगता है, जैसे मेटल है, एक मेटल है, तो मेटल में बहुत सारे एटम्स होंगे, तो यहाँ पे क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन है जो फ्रीली मूव करता रहता है, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इसके साथ भी कंबाइंड है, इधर आएगा, इन सब के साथ इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ भी कंबाइंड है, ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ भी कंबाइंड है, ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ भी कंबाइंड है, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करता जाता है, पूरी तरफ चारों तरफ घूमता जाता है, तो सारे के साथ मेटल के साथ क्या होता है, कनेक्टेड होता है। तो इस तरीके से लैटिस टाइप का एक बनाता है। तो मेटल के बीच में जो बॉन्ड होगा, तो मेटल और मेटल के बीच में जो बॉन्डिंग होती है दैट इज कॉल्ड मेटेलिक बॉन्डिंग। तो द बॉन्ड एग्जिस्ट बिटवीन मेटल, हम ये कह सकते हैं कि जो मेटल मेटल के बीच में जो बॉन्ड होगा दैट इज कॉल्ड मेटेलिक बॉन्डिंग। अब आते हैं वीक फोर्स में। वीक फोर्स में कौन सा होता है, वैन डर वाल्स फोर्स। वैन डर वाल्स फोर्स कहाँ लगेगा, दो मॉलिक्यूल के बीच में। जैसे अभी हमने कहा था एक मॉलिक्यूल वाटर है, दूसरा मॉलिक्यूल वाटर है, इसके बीच में कौन सा फोर्स लग रहा है, या एक मॉलिक्यूल CO2 है, दूसरा CO2 है, तो एक मॉलिक्यूल दूसरा मॉलिक्यूल, अब ये अलग अलग घूम रहे, एक मॉलिक्यूल अलग है, दूसरा मॉलिक्यूल अलग है। अब इन दोनों के बीच में जो फोर्स है दैट इज कॉल्ड वैन डर वाल्स फोर्स। ये वीकेस्ट फोर्स में आता है क्योंकि इसकी जो पावर है वो ज़्यादा नहीं होती है, तो इन दोनों के बीच में जो बॉन्डिंग होगी बहुत वीक होती है, इसलिए हमने इसको वीक कैटेगरी में मिलाया हुआ है। तो वैन डर वाल्स फोर्स कहाँ पे लगेगा, जो मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स लगता है दैट इज कॉल्ड द फोर्स एग्जिस्ट बिटवीन मॉलिक्यूल। जो मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स लगेगा दैट इज कॉल्ड वैन डर वाल्स फोर्स। और जो एटम के बीच में लगेगा वो स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है, मॉलिक्यूल के बीच में लगेगा वो वीक फोर्स होता है। अब वैन डर वाल्स के में ही एक कैटेगरी आती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्ड इसके साथ लग सकता है, जैसे ये है आपका ऑक्सीजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन। तो यहाँ पे क्या होता है कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीजन इज मोर
नेगेटिव देन हाइड्रोजन। तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा। अब जैसे इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा तो ऑक्सीजन में कौन सा चार्ज आ जाएगा, माइनस चार्ज। तो हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया है, तो जब डोनेट करेगा तो कौन सा चार्ज आएगा, प्लस चार्ज। तो इसने माइनस चार्ज, ये प्लस चार्ज। अब इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड होगा, अब यहाँ पे दूसरा है ऑक्सीजन और ये क्या है, आपका हाइड्रोजन है। तो अब इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग होगी। इस बॉन्डिंग को हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्ड क्यों कहते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन इन्वॉल्व हो रहा है, तो इसीलिए इस बॉन्डिंग का नाम रख दिया हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये हाइड्रोजन के साथ बनेगा, लेकिन ये किसके साथ बनेगा, केवल फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन के साथ, यानी फोन, FON। फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन होगा, उस केस में क्या होता है, ये चार्ज डेवलप हो जाता है और यहाँ पे इसीलिए प्लस और माइनस, तो क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन चार्ज। लेकिन कैसा चार्ज है ये कंप्लीट चार्ज नहीं है ऐसा, ये पूरा कंप्लीट चार्ज नहीं है, बल्कि क्या है, ये पार्शियली चार्ज है। ये कैसा चार्ज है हमारे पास, ये आपका पार्शियली चार्ज, बहुत कम है। तो पार्शियली चार्ज की वजह से इसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होता है। तो होपफुली समझ में आ गया होगा आपको। इसको हम डिटेल आगे हम बहुत अच्छे से स्टडी करेंगे इनकी। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है ये डायग्राम, ये अपने जनरली हम लोग VBT थ्योरी लेते हैं, तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में भी आता है, इसको हम समझाते हैं। VBT का एक पोर्शन है कि कॉज ऑफ स्टेबिलिटी का तरीका क्या है, कैसे स्टेबिलिटी को अटेन किया जा रहा है। तो इसके लिए एक पॉइंट और आता है, इसमें आता है कि एक इसको ग्राफ के थ्रू मैं आपको समझा देता हूँ। ये ग्राफ आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ पे इन्होंने क्या कहा, इसमें हमने पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, इन दोनों के बीच में एक ग्राफ बनाया। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी ली और इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस लिया, इन दोनों के बीच में हमने एक ग्राफ प्लॉट किया। तो हमने एक एज्यूम किया कि यहाँ पे क्या होता है कि अगर सपोज करो दो एटम आपस में कंबाइंड हो रहे हैं, तो दो एटम आपस में कंबाइंड हो रहे हैं, तो किस तरीके से हो रही है। तो हमने कहा कि स्टार्ट में सपोज करो कि दो एटम बिल्कुल एक दूसरे के इन्फिनिटी में रखे हुए हैं, क्योंकि एटम का साइज़ बहुत छोटा होता है, दूसरे एटम का साइज़ छोटा होता है, कि अगर हम इतना ज़्यादा भी डिस्टेंस लेते हैं तो हम इसे इन्फिनिटी एज्यूम कर सकते हैं। तो इन्फिनिटी का मतलब हमने एक हिसाब से बहुत दूर रखा, बहुत दूर मतलब इतने तरीके से दूर रख दिया। अब क्या होगा, तो ये पहला स्टेज है आपका, जब यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या आपकी मैक्सिमम है, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी आपकी बहुत ज़्यादा है। तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, तो ये आपने पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ है। तो ये दो एटम हमने ले लिए जो स्टार्टिंग में इन्फिनिटी पे थे। तो पहला स्टेप यही है कि एटम है स्टार्ट में इन्फिनिटी में रखे हुए। अब क्या होता है कि जो एटम होता है इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक होता है न्यूक्लियस और एक होता है इलेक्ट्रॉन। दूसरा भी यही होगा, एक होगा न्यूक्लियस और एक होता है इलेक्ट्रॉन। तो न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन दोनों के पास होंगे। अब क्या होता है, जैसे जैसे हमने इसको क्या करेंगे, अप्रोच करेंगे एक साइड, जैसे ये दोनों एक साइड ऐसे पास पास आते जाएंगे। तो पहले दूर रखे हुए थे, अब जैसे जैसे हम इसको नज़दीक लाएंगे, तो नज़दीक लाने से क्या होता है कि यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑपरेट हो जाता है। वैसे तो दोनों फोर्स लगते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन, दोनों फोर्स यहाँ पे काम करते हैं। तो अट्रैक्शन भी काम करेगा और फोर्स ऑफ रिपल्सन भी काम करता है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहाँ पे काम करेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा आपका किसके साथ करेगा काम, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा आपका किसके साथ, ये इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके बीच में लगेगा, न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से क्या करेंगे, एक दूसरे के पास पास आएंगे। तो जब भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा तो एनर्जी क्या होती जाती है, डिक्रीज होती जाती है, एनर्जी कम होती जाएगी। वो अपनी एनर्जी को क्या करेगा, लॉस करता है। तो जब भी ये ध्यान रखना आपको आगे कि जब भी कोई अपनी एनर्जी को लॉस करता है, यानी पोटेंशियल एनर्जी कम होती जा रही है। तो ये ग्राफ है पोटेंशियल एनर्जी का। तो धीरे 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 एनर्जी क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। तो धीरे धीरे एनर्जी डिक्रीज होती जा रही है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है, ये न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑपरेट हो रहा है जो ज़्यादा है, रिपल्सन भी ऑपरेट हो रहा है।
लेकिन रिपल्सन क्या हुआ, रिपल्सन किसके बीच में होगा, प्लस और प्लस के बीच में, या माइनस और माइनस के बीच में। माइनस माइनस मीन्स, तो माइनस माइनस का मतलब क्या समझे, माइनस माइनस का मतलब क्या हुआ, माइनस माइनस मतलब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में और प्लस प्लस के बीच में। यहाँ पे कौन सा फोर्स लगेगा, यहाँ पे लगेगा फोर्स ऑफ रिपल्सन, और प्लस माइनस के बीच में क्या लगेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। लेकिन स्टार्टिंग में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज ग्रेटर देन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज ग्रेटर देन फोर्स ऑफ रिपल्सन। तो स्टार्टिंग में क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, इसलिए एटम क्या होते जाएंगे, क्लोज आते जाएंगे, क्लोज आते जाएंगे। तो क्लोज आते चले गए तो उसकी एनर्जी क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। अब एक टाइम ऐसा आएगा, एक स्टेज में ऐसा आएगा कि एक आपस में क्या करेंगे, ओवरलैप कर लेंगे। तो यहाँ पे ओवरलैपिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो एक स्टेज में क्या होगा, एटम की एनर्जी मिनिमम हो जाएगी। ये देखो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे मिनिमम हो गई। अब एक स्टेज में मिनिमम एनर्जी होगी यानी स्टेबिलिटी मैक्सिमम हो जाएगी। तो धीरे 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 करके फोर्स अट्रैक्शन ज़्यादा होगा यहाँ पे। अब इस कंडीशन में यहाँ पे क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्सन दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे। इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे दोनों के दोनों। किस स्टेट में, यहाँ पे जहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है। तो इस कंडीशन में क्योंकि यहाँ से कम होती जा रही है, कम होती जा रही, कम होती जा रही, एक ऐसा स्टेप आएगा कि वहाँ पे दोनों आपस में ओवरलैप कर गए। तो यहाँ पे एनर्जी क्या हो गई, मिनिमम एनर्जी हो गई। तो मिनिमम एनर्जी होगी यानी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, यहाँ पे मैक्सिमम। तो यहाँ पे स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, मिनिमम। तो जितना कम एनर्जी उतना स्टेबिलिटी मैक्सिमम। यहाँ तक समझ में आ गया। एटम दूर थे, दूर धीरे धीरे पास आए, तो दोनों फोर्स काम कर रहे हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ रिपल्सन। लेकिन अट्रैक्शन ज़्यादा है, इसीलिए क्या होते जा रहे हैं, पास आते जा रहे हैं। तो दूर से जैसे पास आते गए, पास आते गए, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज ग्रेटर देन फोर्स ऑफ रिपल्सन। तो ऐसे आते आते क्या होगा, एक टाइम में ये ओवरलैप करना स्टार्ट कर देंगे। तो वो ये पॉइंट आएगा जहाँ पे इन दोनों की मॉलिक्यूल की एनर्जी क्या होगी, मिनिमम हो जाएगी, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्सन दोनों एक दूसरे के इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे। अट्रैक्शन किसके बीच में हो रहा है, ये हो रहा है प्लस माइनस के बीच में, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में, और प्लस माइनस के बीच में, आपस में नहीं होता, दोनों अलग अलग होने चाहिए। और रिपल्सन किसके बीच में हो रहा है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस न्यूक्लियस के बीच में। तो यहीं पे क्या होगा, एटम एग्जिस्ट करेगा। इसी को हम उसकी बॉन्ड लेंथ बोल देते हैं। ये बॉन्ड लेंथ यही है, जहाँ पे वो एग्जिस्ट करा, जैसे ये और ये, जहाँ पे ये एग्जिस्ट करेगा, बस एक हाइड्रोजन ये है, दूसरा। तो जिस कंडीशन में ये रुक गया, यहीं पे मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पे जो एनर्जी उसकी, ये एनर्जी उसकी मानी जाती है, बॉन्ड लेंथ ये मानी जाती है। अब आपने बोला नहीं, हम एक काम करते हैं और मॉलिक्यूल को पास ला के देखते हैं। अब जैसे आप इससे क्या करोगे, और पास लाओगे, तो अब एनर्जी इंक्रीज होती जाएगी। अब एनर्जी बढ़ गई। क्यों बढ़ गई एनर्जी, क्योंकि इस कंडीशन में जैसे आप इसके आगे बढ़े, वैसे क्या होगा, जैसे आप इसको और क्लोज लाने की कोशिश करोगे, फोर्स ऑफ रिपल्सन ज़्यादा हो जाएगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। अब रिपल्सन ज़्यादा होगा, तो अगर रिपल्सन ज़्यादा हो गया तो एनर्जी बढ़ जाएगी, अट्रैक्शन ज़्यादा हुआ तो एनर्जी कम हो जाएगी। अट्रैक्शन में एनर्जी निकलती है, रिपल्सन का मतलब आप फोर्स लगा रहे हो बाहर से। कोई चीज़ ये है, अगर वो नहीं जा रही तो आपको बाहर से फोर्स लगाना पड़ेगा। रिपेल करने के लिए एनर्जी बढ़ेगी, और अट्रैक्शन होगा तो एनर्जी कम होगी। तो यहाँ पे जैसी फोर्स ऑफ रिपल्सन आता है, तो फोर्स ऑफ रिपल्सन क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा। और फोर्स और रिपल्सन ज़्यादा होगा तो मॉलिक्यूल क्या बन जाएगा, अनस्टेबल बन जाएगा। तो यहाँ पे जितना अपने और क्लोज लाए तो क्या होगा, ये आपस में रिपेल करेंगे और मॉलिक्यूल बिकम्स अनस्टेबल, तो ये अनस्टेबल हो जाएगा। तो यहाँ से हमने ये समझा कि मॉलिक्यूल कहाँ पे स्टेबल होगा, इस पॉइंट पे स्टेबल होगा। तो होपफुली समझ में आ गया होगा आपको कि ये क्या होता है, तो कौन सा स्टेबल है, कौन सा अनस्टेबल है। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा कि कौन स्टेबल हो रहा है, कौन अनस्टेबल हो रहा है। अब नेक्स्ट इज
तो ये ग्राफ मुझे लग रहा है आपको समझ में आ गया होगा। तो इंट्रोडक्शन पार्ट हमारा क्या था, हमारा ये था कि एटम था, तो शुरू में जो एटम होते हैं वो कंबाइंड क्यों करते हैं, एटम कंबाइंड इसलिए करते हैं ताकि वो क्या बन जाए, स्टेबल बन जाए। हर कोई चाहता, आप पढ़ाई कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, आप चाहते हो लाइफ में स्टेबल बनने के लिए। स्टेबल बनने के लिए एटम को क्या करना पड़ेगा, उन्होंने कहा एक काम करते हैं, जो उसके नियरेस्ट में नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होगा, नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अगर ये इसको अचीव करता है तो क्या बन जाएगा, स्टेबल बन जाएगा। अब नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में क्या करेगा, स्टेबल बन जाएगा। लेकिन हमें पता कैसे चलेगा, सपोज मुझे ध्यान नहीं आ रहा है कि इसका नियरेस्ट कौन सा है, तो उन्होंने कहा एक और तरीका है, कौशल एंड लेविस ने इसको क्या बोला, ऑक्टेट रूल, कि अगर लास्ट में आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8, तो हम समझ जाएंगे स्टेबल है। तो आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, और अगर जैसे हाइड्रोजन हीलियम है जिसके बाहर नहीं हो सकता है, तो उसके बाहर कितने होने चाहिए, 2। इसे क्या बोला जाता है, डुप्लेट रूल बोला जाता है, डुप्लेट रूल। ठीक है, तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। तो इसमें कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन क्या है कि केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन टेक प्लेस, केमिकल बॉन्ड कब बनता है, जैसे बॉन्डिंग होगी तो बॉन्डिंग कब बनती है, तो अभी हमने डिस्कस किया था, एनर्जी इज एब्जॉर्ब, सेकेंड है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ओवरकम फोर्स ऑफ रिपल्सन, थर्ड इज फोर्स ऑफ रिपल्सन ओवरकम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और लास्ट है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर इक्वल टू फोर्स ऑफ रिपल्सन। तो हमारा आंसर कौन सा होगा, ये वाला। एटम कब एग्जिस्ट करेगा, जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों इक्विलिब्रियम में हो जाएं या इक्वल हो जाएं, वहां पे एटम एग्जिस्ट करता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, तो आपका आंसर हो जाएगा लास्ट वाला, कि ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन, अगर बॉन्ड बन रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। तो जब कोई बॉन्ड बनता है तो स्टेबिलिटी की तरफ आता है। स्टेबिलिटी कब आएगी, जब एनर्जी खत्म हो जाएगी, जितनी एनर्जी खत्म होगी उतना ज़्यादा स्टेबल। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होनी चाहिए, डिक्रीज। जितनी एनर्जी कम होती जाएगी उतनी स्टेबिलिटी ज़्यादा, यानी कि ये ध्यान रखना है, एनर्जी ज़्यादा तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और जितनी स्टेबिलिटी ज़्यादा ये एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। नेक्स्ट इज कि डुप्लेट कॉन्फ़िगरेशन इज नॉट फाउंड इन, किसमें नहीं मिलता है, तो अभी हमने कहा था कि डुप्लेट के लिए कौन होता है, हाइड्राइड आयन मीन्स H-, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल मीन्स H2 एंड लिथियम आयन मीन्स Li+। तो इन सब के लिए अप्लाई होता है। अप्लाई किसके लिए नहीं होता, Be3+ के लिए अप्लाई नहीं होगा। तो यहाँ तक हमने समझा कि डुप्लेट कॉन्फ़िगरेशन किसके लिए नहीं लगेगा, तो इन छोड़ के, किसको छोड़ के, हाइड्रोजन, हीलियम और लिथियम को छोड़कर जितने भी एलिमेंट होंगे उसके लिए डुप्लेट रूल अप्लाई नहीं होता। तो होपफुली इंट्रोडक्शन पार्ट था, ये आपको अच्छा समझ में आ गया होगा। आगे हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे कि बॉन्डिंग कैसे बनती है, जितने भी हमने टाइप के बॉन्ड देखे उसको 1 by 1 इसको डेप्थ लेवल में एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू।